गाड़ी वहां से रवाना हुई तो मैं मारे शर्मिंदगी के कुछ देर को खामोश रहा। मुझे इसका वो नारा याद आ रहा था जो इसने नूनी नामी लड़की के लिए लगाया था, शुजात साहिब मैं शर्मिंदा हूँ के, लेकिन इसने मेरा फिक्रा दरमियानी से उचक लिया। सही बात अर्ज करूंगा तो आप इसे न जाने क्या समझेंगे, इसने मेरी बात काटते हुए कहा। हकीकत यह है कि मैं भी इन महफिलों में शिरकत से जहाँ तक मुमकिन हो सकता है गुरेज करता हूँ, लेकिन जब शरीक होना मजबूरी बन जा तो तब मैं शरीक होता हूँ कि ये पता ही ना चले कि मैं किसी और दुनिया का आदमी हूँ। अपनी हरकतों की शुजात ज़ैदी ने कुछ इस तरह तोजी पेश की कि जिसको मेरा जहन किसी तौर कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुसीबत यह थी कि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि इसकी वो हरकतें याद दिलाता जो मैं अपनी आंखों से देख कर आया था। चलो छोड़े इन बातों को, मैंने बात को टालने वाले अंदाज में कहा, और शुजात ज़ैदी के चेहरे पर अपना वार कामयाब होता देखकर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। ये बताएं हुसैन रजा साहिब भी इन बातों के लिए तैयार हो जाएंगे जो हम वहाँ तय करके आए हैं? हम आए भी बंसीलाल की गाड़ी में थे और वापस भी इसी की गाड़ी में जा रहे थे। मैंने सोच कर कि हमारी गुफ्तगू ड्राइवर भी सुन रहा है, गुफ्तगू में एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन शुजात ज़ैदी जो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था वो जानता था कि ड्राइवर वगैरह इस तरह के मामलात में हमेशा से राजदार होते हैं, इसलिए इसने खुलकर गुफ्तगू शुरू कर दी। बिल्कुल राजी होंगे, इसने पूरे वसूख के साथ कहा। जो काम हम अभी करके आ रहे हैं वो तो ये काम बरसों से करते रहे हैं, इसने इंकशाफ किया। क्या मतलब? मैंने पूरी हैरत का मुजाहरा किया। तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हुसैन रजा साहिब इस तरह की महफिलों में शिरकत करते होंगे। मेरा मतलब है आखिर उन्होंने भी बेशुमार इलेक्शन लड़वाए और जितवाए हैं। इसने अपनी बात की वजाहत की तो मुझे किसी कदर इत्मीनान हुआ, और बगैर सरमाए के ना इलेक्शन लड़ा जा सकता है ना जीता जा सकता है। शुजात ज़ैदी ने एक तल्ख हकीकत बयान की। एक और बात आपसे अर्ज करूं, ये वो लोग थे जो चंद दिन पहले तक हमें जलसा के चंदा के लिए 1000-2000 देने के लिए तैयार नहीं थे। खत्तुमल जो आपके आगे बिछा जा रहा था, आप जानते हैं कि इसने मुझे फोन पर क्या जवाब दिया था? जाहिर है कि मैं नहीं जानता था, इसलिए खामोशी से इसका चेहरा देखता रहा। इसने कहा था कि मैं रेस नहीं खेलता हूँ, लेकिन अगर कभी खेलने गया साईं तो 3 टांगों वाले घोड़े पर दाव नहीं लगाऊंगा। तिवाड़ी से लेकर वहां मौजूद हर शख्स ने तकरीबन इसी तरह की बातें की थी, जबकि कांग्रेस को ये झोली भर भर कर फंड दे रहे थे। वो तो इसलिए कि कांग्रेस पावर में है। मैंने यूं वक्त गुजारी के लिए चुटकुला छोड़ते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, और अब हम भी इस पर दाव लगा रहे हैं कि इन्हें कांग्रेस का सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी गुफ्तगू का अंदाज आहिस्ता आहिस्ता मजीद दलेराना होता जा रहा था। मैंने सोचा कि शायद 2-3 पैग छुड़ाने के साथ अब ठंडी हवा इसका नशा बढ़ा रही है, और फौरन ही इसका सबूत भी मिल गया। किसी और की बात ना भी करें तब भी बंसी लाल की मिसाल काफ़ी है, जिससे अंदाजा लगा सकता है कि अब ब्लैक मनी की सरमायाकारी करने वालों को अंदाजा हो गया है कि जनता पार्टी जीत रही है। इसने बिल्कुल सामने की बात की थी, लेकिन बंसी लाल के ड्राइवर की मौजूदगी में बंसी लाल का जिक्र मनफी अंदाज में करना एहतियाती नुक्ता नजर से कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं थी। लेकिन मेरे साथ कहने से पहले ही इसने अपनी बात मुकम्मल कर ली। इसी बंसी लाल से जब हमने जलसे के लिए पोस्टर छपवाने को कहा तो इसने 5000 खर्च करने में बेहद तामुल किया था। फिर बड़ी मुश्किल से इस शर्त पर तैयार हुआ था कि मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सदर बनाओगे और पोस्टर पर मेरा नाम छपवाओगे, तब मैं रकम दूंगा। जबकि मैं जानता हूँ कि इसने लाख रुपए छोटे राजा साहिब की मुहिम के लिए दिए हैं। मैंने इस खतरे के पेश नजर के कहीं वो नशे के सुरूर में कुछ और न क्या बैठे मौजू तब्दील करते हुए कहा, यह तो हमारे लिए नेक शगुन हुआ। और शहजादी फौरन ही इसकी तायद कर दी। शगुन से ज्यादा इसका ये अमल हवा का रुख बता रहा है। फिर कुछ देर रुक कर बोला, इस कामयाबी की एक रुख पर आपकी नजर नहीं जा रही? वो क्या? मैंने सवाल किया। इन लोगों के इस तरफ आ जाने से हमारी मुहिम पर जो असरात होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन एक और फर्क ये भी पड़ेगा कि छोटा राजा साहिब को भी शायद पहली बार इस तरह हाथ खोलकर पैसे खर्च करने का मौका ना मिल सके। शुजात ज़ैदी के इस फिक्रे से पहले ही मैं ये समझ रहा था कि अब मेरा मुकाबिल जो भी खर्च करेगा वो अपनी जेब से खर्च करेगा, लेकिन शुजात ज़ैदी ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी थी। क्या इनके अलावा भी इसका कोई सरमायाकार हमायती है? मैं अपनी मालूमात में इजाफा की इसलिए भी करना चाहता था कि शुजात ज़ैदी के फिक्रे से अंदाजा होता था कि जो भी सरमायाकार इसके साथ बाकी रह गए हैं इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अरे बहुत तेज आदमी है आपका मुखालिफ, इसने अपनी आदत के मुताबिक बात को मुख्तलिफ तरह से बयान करते हुए कहा। इसने अपनी औलाद की शादी भी बड़ी सोच समझ कर की थी और अब इसका फल खा रहा है। मसलन, मैंने इसकी बात का मजा लेते हुए कहा, मसलन ये कि इसकी एक बेटी बंगाल के बल्कि अब पूरे हिंदुस्तान के अरबपति चटर्जी खानदान में ब्याही हुई है। ज़ैदी के इस बयान से मुझे खासी हैरत हुई, क्योंकि जहाँ तक मेरी मालूमात थी इनके मुताबिक ये पुराने वालियाने रियासत वगैरह शादी ब्याह के मामलों पे बड़े हसास होते हैं, जबकि तेजी से उभरने वाले चटर्जी खानदान के बारे में कहा जाता था कि इनके सरबराह राम चटर्जी किसी जमाने में कलकत्ता के बाजार हुस्न में फूलों के गजरे बेचा करते थे, और फिर यहीं पर वो किसी तवाइफ को पसंद आ गए और इन पर इस हद तक मेहरबान हुए कि इसने इन्हें अपने सरमाए से शहर में एक जनरल स्टोर खुलवा दिया, जिसे तरक्की करते करते राम चटर्जी पहले लखपति और फिर करोड़पति और अब अरबपति बन चुका था। मैंने अपने इन्हीं ख्यालात का जिक्र शुजात ज़ैदी से किया तो वो हंसने लगा। आप भी किस जमाने की बात कर रहे हैं सिकंदर साहिब? इसने मुस्कुराते हुए कहा, आज का जमाना तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया का जमाना है।
شجاع زیدی تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن میں سوچنے لگا کہ ران چیٹرجی کے بارے میں اور باتوں کے علاوہ یہ بھی خاصی مصدقہ اطلاعات کے ساتھ مشہور تھی کہ اس نے اپنے لیے بڑی عمر کی طوائف کو سبز باغ دکھا کر پھول بیچنے والے چھوکرے سے جنرل اسٹور کا مالک بننے کے بعد نہ صرف اس سے نظریں پھیر لی تھی بلکہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور پیسہ کمانے کے لیے تو وہ اب بھی اپنے باپ تک کو گولی مار سکتا تھا۔ چیٹرجی خاندان کے اس پس منظر کے علاوہ دوسری قابل غور بات یہ تھی کہ نسلی غرور کی برتری میں مبتلا چھوٹا راجہ صاحب کہلوانے والے موصوف چھوت چھات پر یقین رکھنے کے باوجود یہ سب کچھ کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے۔ میں یہ سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ مکان آ گیا جہاں مجھے ٹھہرایا گیا تھا۔ مکان پر نظر پڑتے ہی جو پہلا تصور میرے ذہن میں آیا تھا وہ ایک آرام دہ بستر کا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں سب کچھ بھول گیا۔ مجھے صرف ایک بات یاد رہ گئی، نیند سیاست سے بہتر ہے۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا جس روز پولنگ ہونی تھی۔ 1.5 ماہ سے بھی کم مدت کا وہ وقفہ جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا تھا کہ یہ کیسے گزرے گا، پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ 18 جنوری 1977 کو جب اندرا گاندھی نے 1 سال سے ملتوی شدہ انتخابات کا اعلان کیا تھا تو اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا جو ہو چکا تھا۔ پہلا جھٹکا تو اسے 4 جماعتوں کے اتحاد یعنی جنتا پارٹی کے بننے اور چھوٹی چھوٹی علاقائی تنظیموں سے اس کے اتحاد سے لگا تھا۔ دوسرا جگ جیون رام کی علیحدگی اور کانگریس فار ڈیموکریسی سے لگا تھا۔ پہلے عمل کی بنیاد تو جیل میں ہی پڑ گئی تھی کیونکہ بہت سے سیاسی رہنماؤں کو ایک ساتھ مل بیٹھنے کا طویل موقع ملا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے اکثر جیل کی باتیں جیل میں ہی رہ جاتی تھی، لیکن اس بار وہ جب باہر ہو کر آئے تو حالات ان نے ان کا ساتھ دیا۔ بظاہر جے پرکاش نارائن کی بزرگانہ شخصیت کے احترام میں ان کا حکم تسلیم کرتے ہوئے یہ اتحاد عمل میں آیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی ڈور کہیں اور سے ہلی تھی، اور جس کا عملی مظاہرہ میں خود کو ٹکٹ ملنے کی صورت میں دیکھ چکا تھا۔ جبکہ جگ جیون رام کی علیحدگی کا بنیادی سبب سنجے کی خود سری تھی، جس کی نظروں میں اس کی ذات کے علاوہ ہر شخص بیوقوف تھا۔ جگ جیون رام کو تھپڑ مارنے کی کہانی سنجے کے حوالے سے پورے ہندوستان میں اتنی عام تھی کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہوتی تب بھی اس میں صداقت نظر نہیں آتی تھی۔ جگ جیون رام کی علیحدگی کا فوری نتیجہ نکلا تھا کہ سنجے کے عمل دخل میں کمی آئی تھی۔ یوتھ کانگریس کے بارے میں عام طور پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اندرا گاندھی اسے سنجے کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ کے کنکر ہٹانے کے لیے استعمال کرے گی، اور پہلی فرصت میں یوتھ کانگریس کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا جائے گا تاکہ اندرا کے بعد سنجے کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن جگ جیون رام کی علیحدگی سے ہوا یہ کہ اندرا نے پرانے گھوڑوں کو ہی ترجیح دی اور ان لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دیے جو اپنی سیٹ جیتنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ سنجے اور یوتھ کانگریس والوں کا خیال تھا کہ وہ کم از کم لوک سبھا کے 200 کے لگ بھگ پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اندرا کی تبدیل شدہ پالیسی کے بعد بمشکل تمام 20 کے قریب پارٹی ٹکٹ یوتھ کانگریس والوں کو مل سکے، اور وہ بھی عام طور پر ان حلقوں سے جن سے جیتنا مشکل تھا۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پورے انڈیا میں خصوصاً شمالی علاقوں میں جنتا لہر شروع ہو چکی تھی۔ کانگریس نے لوک سبھا کی 542 نشستوں میں سے 492 پر امیدوار کھڑے کیے تھے، جبکہ جنتا اور کانگریس فار ڈیموکریسی کے 424 امیدوار میدان میں تھے۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ یہاں پورے ملک میں ایک دن میں انتخابات مکمل ہونا ناممکن ہے، اس لیے ہمیشہ کئی دن کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن ووٹوں کی گنتی ایک ساتھ شروع ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ 1.5 ماہ جس تیزی سے گزرا تھا میں ان کا تصور کر سکتا تھا نہ ان تجربات کا جن سے گزر کر میں آیا تھا۔ اس جان لیوا انتخابی مہم میں مجھے کسی بھی روز 3-4 گھنٹے سے زیادہ کی نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں تو پھر بھی امیدوار تھا، میرے بیشتر ساتھیوں کو بھی یہی کیفیت تھی، یہاں تک کہ ضعیف حسین رضا کی بھی یہی حالت تھی۔ اس عمر میں انہوں نے جن انتظامی صلاحیتوں اور سیاسی چابک دستی کا مظاہرہ کیا تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہ جلسوں میں جاتے نہ جلوسوں میں شرکت کرتے، بلکہ ایک جنرل کی طرح وہ اپنے قائم کردہ مرکزی دفتر سے پوری انتخابی مہم کی نگرانی کر رہے تھے، اور مجھ سمیت ہر شخص ان کی شطرنج کا مہرہ تھا جسے وہ بڑی ہوشیاری سے آگے پیچھے کر رہے تھے۔ ایک جانب اگر وہ یہ طے کرتے تھے کہ کس شخص کو فلاں جلسہ میں کیا کہنا ہے، تو دوسری جانب اس بات کا فیصلہ کرتے کہ کس برادری والوں یا اس کے سرپنچ سے کون ملاقات کرے گا، اور پنڈت دیا شنکر سمیت ہم میں سے ہر شخص ان کے احکامات کی یوں تعمیل کر رہا تھا جیسے ایک سپاہی میدان جنگ میں اپنے اعلیٰ افسر کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ پورے ہندوستان میں 16 مارچ سے 20 مارچ تک پولنگ ہونا تھی۔ جس روز ہمارے حلقے میں پولنگ ہونا تھی اس سے پہلے ہی پورے ہندوستان سے جو خبریں آ رہی تھی ان سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب کی بار اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن اس وقت جب ہندوستان میں ایک بڑی تبدیلی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، خود میرے اندر بھی ایک انقلاب آ چکا تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے معزز شخص جن کی عام حالات میں زندگی بھر دل و جان سے عزت کرتا رہتا، اپنے پورے گھنونے چہرے کے ساتھ میرے سامنے بے نقاب ہوتے چلے گئے۔ بنسی لال کے مکان پر جس کام کی ابتدا شجاع زیدی نے کی تھی، اس قافلے میں نہ جانے کیسے کیسے بڑے نام شامل ہوتے چلے گئے تھے۔ خود بھی مجھے اپنے حوصلے پر حیرت تھی کہ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود حیرت سے مر کیوں نہیں گیا۔ جو جتنا بڑا آدمی تھا، اس کے چہرے کے خوشنما نقاب اترنے کے بعد اس کے نیچے سے اتنا ہی گھنونا چہرہ برآمد ہوتا چلا گیا تھا۔ جس روز پولنگ صبح ہونی تھی، مجھے حسین رضا صاحب نے 8 بجے حکم سنا دیا کہ آپ جا کر آرام کریں، کیونکہ صبح آپ کو پوری طرح فریش ہونا چاہیے۔ میں اس کی منطق پوچھے بغیر کہ آخر صبح
से सिर्फ मेरा चेहरा क्यों फ्रेश होना चाहिए, वहां से उठाया और वहां आ गया जहां मेरे लिए आराम करने का बंदोबस्त किया गया था। जल्दी सो जाने की नीयत से मैं नहाने के फौरन बाद बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अंदर के जज्बाती हिजार ने नींद को मुझसे कोसों दूर कर दिया था। सुबह मेरी किस्मत का फैसला होना था। मैंने सोचा था बड़े बड़े जलसों से खिताब करने और मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से वादों के बावजूद मैं अंदर से कुछ गैर मुतमईन था। हुसैन रजा का एक मखसूस तकिया कलाम था। जब मियाँ डब्बे खुलते हैं तभी पता चलता है कि कौन अपने वादे पर कितना कायम रहा था, और कुछ ऐसी कैफियत मेरी भी थी। दो मुतजाद रद्देमल मेरे जहन में भी जंग कर रहे थे। अगर एक जानिब बड़े बड़े नेताओं की वादा खिलाफी मौजूद थी तो दूसरी तरफ आम आदमी निचली सतह के कारकुनों का अपनी जगह पर मजबूती से जमे रहना भी हौसले का बाइस था। खुद को बहलाने के लिए मैंने इस हल्के में अपनी आमद के पहले दिन से अपनी मसरूफियात को दोहराना शुरू किया ताकि नींद आने से पहले का मरहला आसानी से कट जाए। इंतखाबी मुहिम के दौरान में गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह गुजर रहा था और मैं आंखें बंद किए एक एक मंजर को गौर से देख रहा था। मियाँ तुम्हारी तमाम बातें सही, लेकिन इन सब बातों के जवाब में अगर मैं कुछ कह सकता हूँ तो सिर्फ इतना कि काश ही हो सकता। बंसी लाल के घर से वापसी के बाद अगले रोज सुबह मैंने अलैदगी में हुसैन रजा साहब के सामने अपना केस पेश करते हुए जो कुछ कहा था, ये फिक्रा उन्होंने इसके जवाब में कहा था और मैं हैरत से इनका चेहरा तकने लगा। इक़्तिदार पर मुसल्लत लोगों ने इस निज़ाम को जो इन्हें विरसे में मिला था इसी तरह चलाने में सिर्फ इसलिए आफिर समझी थी कि इसमें इनका फायदा था। उन्होंने मेरे चेहरे पर उभरने वाली हैरत की लकीरों को देखते हुए कहा था, आज़ादी और सुराज के नाम पर हमने जो भी हासिल किया वो चेहरों और नामों की तब्दीली के सिवा क्या है। मुआशी और मुआशरती समेत वही निज़ाम हम पर इसी तरह मुसल्लत है जिस तरह हमारे बिरूनी आका छोड़ गए थे। उन्होंने तजिए का आगाज करते हुए कहा, जिस नेता से तुम बात कर लो वो यही कहेगा कि सियासी और इंतखाबी सिस्टम में तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन कोई भी इसमें पहल करने को तैयार नहीं। उन्होंने एक और तल्ख हकीकत की जानिब इशारा किया। सन 72 के इंतखाबात से पहले इंदिरा जी सियासी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों की बात करती थी, लेकिन सन 72 में इस्लाम लीग की 3/4 अक्सरियत हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया। इनके सवाल का वाज़ेह जवाब था कि कुछ भी नहीं, और हुसैन रजा साहिब ने सवाल इसलिए नहीं किया था, इन्हें जवाब चाहिए था, इसलिए मैं खामोशी रहा। जवाहर लाल की तरह इंदिरा भी जानती थी कि कांग्रेस में 40% वोट हासिल करती है, इसलिए मौजूदा सिस्टम इन्हें सूट करता है और मौजूदा सिस्टम की बुनियादी है कि पैसा खर्च करो और इलेक्शन जीत जाओ। उन्होंने एक फिक्रे में गुफ्तगू को इख्तितामी मरहले तक पहुंचा दिया था। 10 लाख रुपए नेताजी को दान करो और टिकट हासिल कर लो। हुसैन रजा साहिब के लहजे में जमाने भर की तलखी थी, और फिर 40 लाख इंतखाब में लड़ाओ और MP बन जाओ। उन्होंने फिक्रा मुस्कुराते हुए अदा किया था, लेकिन जो तंज इस फिक्रे में मौजूद था इससे इनकी इस मुस्कुराहट को भी तंजिया बना दिया था। अब 50 लाख रुपए खर्च करके जो शख्स असेंबली में जाएगा वो वहाँ जाकर क्या करेगा। मैंने फिक्र में लहजे में सवाल किया, वही जो कर रहा है। उन्होंने अपनी मुस्लिम मुस्कुराहट कायम रखते हुए कहा, पैसे वाले सरमायादारों की दलाली या अपने पार्टी लीडर की चापलूसी। हुसैन रजा जैसे शख्स की जुबान से गालियां कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि इन अल्फाज के अलावा इन कामों के लिए जो MP साहिबान कर रहे थे कोई और लफ्ज था ही नहीं। जिस मुल्क में टाटा और बिरला की मर्जी से वजारत खजाना की पॉलिसियां भी नहीं बनाई जाती थी, बल्कि वजीर खजाना भी इनकी पसंद और मंशा का आदमी मुकर्रर किया जाता हो, वहाँ मैं और तुम क्या कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा इस निज़ाम के खिलाफ कुट तो सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। हमें भी करना वही पड़ेगा जो यहाँ हो रहा है। नंगों के हमाम में 3 पीस सूट पहन कर जाओगे तो पागल कहलाओगे। रूम में आए हो तो रोमन बनो और इन्हीं की तरह जिंदगी गुजारो, कम अज कम उस वक्त तक जब तक इसके खिलाफ बोलने के लिए तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं आ जाती। हुसैन रजा साहिब ये कहकर चले गए और मैं अपने आदर्शों की इतनी बड़ी शिकस्त पर आंसू बहाने के काबिल भी नहीं रहा था। इस मैदान में पहला कदम रखते मैंने ये भी सोचा था कि मैं एक नए ढंग से अपने इस कैरियर का आगाज करूंगा, लेकिन पहला कदम उठाने के साथ ही मुझे एहसास हो गया कि मेरी सोच कितनी गलत थी। मैं जो कभी इस बात पर अफसुर्दा हुआ करता था कि यूथ कांग्रेस वाले पार्टी फंड के नाम पर भत्ते वसूल कर रहे हैं, मैं आज खुद इसी तरह की हरकतों में मुलव्वस हो रहा था। लेकिन जो बात मेरी उस वक्त समझ में नहीं आई थी, आखिर इन सरमायादारों की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये लोग यूथ कांग्रेस की सालाना तकरीबात के मौका पर अखबारात की खुसूसी ज़मीन में निकलवाते हैं और उनमें बेशकीमत इश्तिहार भी देते हैं। अब समझ में आ गई थी ये सारा खेल इस हाथ दो और उस हाथ वापिस लो का था। पिछले दौर में अगर जागीरदार कुत्तों की दौड़ करवाते या रीछ और कुत्ते को लड़वा कर मजे लेते थे, तो उस दौर का सरमायाकार न सिर्फ इस दौड़ से, उस लड़ाई से मजे लेता था, बल्कि जीतने वाले से अपने पसंद के फवायद भी हासिल करता था। सियासत के मैदान में ब्लैक मनी रखने वालों के बढ़ते हुए अमल दखल का जिम्मेदार कभी मैं कामराज को ठहराया करता था, लेकिन मुझ पर यह हकीकत खुली थी कि इस निज़ाम की रूह ही अंदर से खराब है। इसके बनाने वालों के जहन में सिर्फ एक बात होगी कि इस तरह से इन लोगों को या इन तबकों को जिनका इस्तेसाल हो रहा है तो फिर उनका एक ताज़ा डोज एन उस वक्त दे दिया जाए जब इनका नशा टूट रहा हो। ये पूरा निज़ाम ही झूठ बोलो, बड़ा झूठ मारो, बार बार झूठ बोलो और इतनी बार बोलो कि वो सच मालूम होने लगे कि फलसफे पर खड़ा था। कामराज की अनापरस्ती ने सिर्फ ये किया था कि इस निज़ाम की कमजोरियों को तश्त अज़बाम कर दिया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हम अगली किस्त में आपको बताएंगे कि ये कामराज कौन था। निचली जात से ताल्लुक़ रखने वाला काला भुजंग कामराज, जिसने अपनी चालाकियों और दूसरों की कमजोरी से फायदा उठाते हुए हैसियत हासिल कर ली कि पार्टी और हुकूमत का हर फैसला इसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होने लगा।